हाँ बेटा, वेव का जो प्रॉपर्टीज है, वेव जो है ना उसका जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। एक हो गया इंटरफेरेंस और एक हो गया तुम्हारा डिफ्रैक्शन, तीसरा हो गया पोलराइजेशन। ठीक है ना। और ये सब जो वेव का प्रॉपर्टीज जो शो करता है, जैसे इंटरफेरेंस, किसने एक्सपेरिमेंट किया था? यंग्स ने। कल मैंने बताया था साइंटिस्ट का नाम कैसे किसका हुआ। एक क्या था? डेस्कार्टे, उसने क्या दिया था? कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट। उसमें क्या बताया गया था? जब लाइट एयर से वाटर में जाएगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है ना। आइजैक न्यूटन को भी इसने सपोर्ट किया था इस चीज को, और उसने इसके बारे में कोई किताब लिखा था जिसका नाम था ऑप्टिक्स। ओके, ये सब चीज था। उसके बाद कौन आया था? जो वेव थ्योरी आए थे, है ना, हिगन्स का वेव थ्योरी। वेव थ्योरी में भी एज्यूम किया गया था जब लाइट एयर से वाटर में जाएगा तो उसका स्पीड घट जाएंगे। एजम्पशन करेक्ट था, लेकिन प्रूफ करके नहीं दिखा पाए थे। उसके बाद क्या आए थे? एक साइंटिस्ट फोकल्ट, उसने क्या हुआ, जो लाइट का स्पीड जो वाटर में जाके कम होगा वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। ओके, लेकिन जब हिगन्स का प्रिंसिपल था, हिगन्स का प्रिंसिपल का एक कमी ये था, उसने बताया गया था कि ये जो लाइट वेव्स है उसको जाने के लिए मीडियम की जरूरत है। ओके, लेकिन लाइट तो वैक्यूम में भी जाते हैं, तो उस जगह पे जाके उसका मान लो शॉर्टकमिंग आई। उसके बाद अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट जो है यंग्स बोल के एक साइंटिस्ट है। ओके, यंग्स ने क्या किया था? लाइट का इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज को शो कराया था। ओके, लेकिन कभी ये प्रूव नहीं हो पाया था कि लाइट वैक्यूम में क्यों जाती है। वो प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए उस प्रॉपर्टी को कौन सा साइंटिस्ट आए थे? दैट इज मैक्सवेल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया था। तब जाके पता चला था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो मीडियम में भी जा सकता है, वो वैक्यूम में भी जा सकता है। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। ओके, स्लिट मतलब तो सोर्स हो गया। तो पहले हम लोग ध्यान रखेंगे इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है तो एक छोटी सी वर्ड में हम लोग बताएंगे। जैसे मान लो कि कभी कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पीछे से बच्चे कुछ बोल रहा है, तो उसको इंटरफेयर तो होते हैं, लेकिन उसके लिए फायदा भी होता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है ना। अच्छा, जैसे मान लो कि कोई हमने कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो मेरे से मिस्टेक हो, मैं क्वेश्चन ही गलत लिखा तो आंसर भी गलत हो जाएगा। तो कोई बच्चे पीछे से बोल दिया है ना बीच में कि सर वो क्वेश्चन गलत है, तो वो तो बहुत बढ़िया रहा, वो तो कंस्ट्रक्टिव बात हुई। लेकिन बच्चे पीछे अननेसरी बातें कर रहा है, वही उल्लू कर रहा है, गाना गा रहा है, कुछ भी बेंच गिरा रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो डिस्ट्रक्टिव टाइप का हुआ, है ना। तो यहाँ पे भी लाइट का भी यही बात है, लाइट का भी यही बात है। लाइट मतलब दो सोर्सेज से मान लो जा रहा है और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके मिल रहा है। जैसे सपोज एक ट्यूबलाइट, दूसरा भी एक ट्यूबलाइट, दोनों को ग्लो करोगे, वो दोनों से जो लाइट जाएगा दीवार का कहीं पे जाके भी वो मतलब मिक्स हो सकता है कि नहीं। अच्छा, तो अभी जब वो मिक्स होती है, उसमें दो ट्यूबलाइट होगी तो क्या होगा? वो दोनों मिक्स हो जाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ब्राइटनेस बढ़ गया। नॉर्मल वे बताता हूँ। अभी एक ट्यूबलाइट हो, एक मान लो कि येलो लाइट हो, दोनों का लाइट जहाँ पे जाके मिक्स होगी वहाँ पे क्या होगा? इंटेंसिटी घट जाता है, थोड़ा डिम लाइट जैसे लगता है। इस तरीका से की बात कर रहा हूँ। दैट मीन्स दो लाइट सोर्स से जब मान लो कि वेव जाता है, वो जाके जब एक दूसरे से मिल जाती है तब इंटेंसिटी बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। ये हम लोग का कॉमन एक तरीका से बता रहा हूँ। ओके, अभी उसको हमको मैथमेटिकल वे में बताना पड़ेगा। ओके, तो इंटरफेरेंस क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग मैथमेटिकल वे में उसको प्रूव कर देंगे। इंटरफेरेंस ऐसी चीज होती है, दोनों वेव को हम लोग कब उसका एम्पलीट्यूड को जोड़ सकते हैं। ओके, तो उसका एक डेफिनेशन लिखा है, व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स लाइट इंटरफेरेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। उसको भी प्रूव करके दिखाएंगे, सेम फ्रीक्वेंसी होगा तभी लाइट इंटरफेयर कर सकते। ओके, तो सेम फ्रीक्वेंसी इन हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस मतलब क्या है? जैसे मान लो यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे एक सोर्स है, दोनों इस पॉइंट में जाके मिल रहा है, दोनों तो एक ही टाइम से जा रहा है, दोनों का पाथ डिफरेंस मतलब जीरो है।
ये यहाँ से यहाँ तक गया मतलब 5 मीटर, ये यहाँ से गया 5 मीटर। लेकिन यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ से जाने में मान लो 5 मीटर लगा, लेकिन दूसरा सोर्स पीछे है। ये वाला सोर्स इससे पहले रन किया था, है ना, ये वाला। तो ये वाला क्या होगा, ये लीडिंग वाला था ना, बाद में करते तो लैगिंग वाला होता। एक सोर्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक सोर्स यहाँ पे स्टार्ट हुआ, सब कुछ। तो दोनों का मान लो कि जाने का डिस्टेंस, ये मान लो 5 गया, 5 माइक्रोमीटर गया, ये मान लो 7 माइक्रोमीटर गया, तो 2 का डिफरेंस हुआ। और हम लोग ये जानते हैं क्या है कि वेवलेंथ लैम्डा होता है, लैम्डा का डिफरेंस है, पाथ में लैम्डा का डिफरेंस है, तो फेज में कितना डिफरेंस होता है, 2 पाई, लैम्डा में 2 पाई होती है। तो जो एक होता है कि तुम्हारा देखो जो डिफरेंस बोला जाता है, इसी जगह पे मैं लिखता हूं ये लैम्डा, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है लैम्डा, और एंगुलर डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई। ये जो है ना, इसको बोला जाता है फेज डिफरेंस, और इसको बोला जाएंगे पाथ डिफरेंस। जैसे मतलब कोई वेव यहां से जा रहा है, ये यहां से जा रहा है और यहां से जा रहा है, इधर से शुरू किया, तो दोनों के अंदर लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस 2 पाई। दोनों यहां से चलते, दोनों का फेज डिफरेंस 0 हो जाता, पाथ डिफरेंस 0 होते, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे बोलते हैं हैविंग 0 और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, दोनों के अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं हो, नहीं तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। ओके, जैसे मान लो ये वाला है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस कितना, लैम्डा है, नहीं तो एंगल में क्या बोलेंगे, 2 पाई बोल देंगे, ठीक है। ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, भाई मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तो मिलेंगे कैसे, तो दोनों को सेम डायरेक्शन में जाना है और वो जाके मिल गए। मान लो ये इधर जाके मीट कर रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तभी तो मीट करेंगे, अदरवाइज मीट नहीं करेंगे। ओके, ये तो समझ में आ जाता है। तो सेम डायरेक्शन सुपरपोज, यहाँ पे जाके एक दूसरे में इंसिडेंट्स में द इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन, इस जगह पे जाके इंटेंसिटी बार भी मतलब ज्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते, लाइट थोड़ी क्या यहाँ पे जाके मिलेगा, वो दोनों यहाँ पे आके भी मिल सकते हैं। कोई जो जहां पे मिल रहा है वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो सकता है, कोई पॉइंट में मैक्सिमम हो जाएंगे, कुछ पॉइंट में मिनिमम हो जाएंगे। ओके, तो गेट्स बिकमिंग मैक्सिमम एट सम पॉइंट्स एंड मिनिमम अदर्स, दिस फेनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सिंपल वे में यही हो गया, क्लियर। तो एक ही डायरेक्शन में जाना है, सुपरपोज करना है, दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर होना है। अभी जो बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्यों होना है, उसके लिए हम प्रूव करेंगे। यहाँ पे इंटरफेरेंस होने के लिए जो सोर्सेस की जरूरत होता है उसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होगा, उस सोर्स से जो लाइट एमिट होगी वो लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो कोहेरेंट के बारे में लिखा गया, टू सोर्सेस ऑफ लाइट व्हिच एमिट्स continuous light waves of same frequency or wavelength, frequency बोला wavelength बोला, ठीक है, with zero or constant phase difference between them are called coherent source। और इंटरफेरेंस होने के लिए कोहेरेंट सोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। वो वाला अभी मैथमेटिकल वे में प्रूव करना है, जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का यूज हो। ओके बेटा, तो अभी पता चला ट्रिगोनोमेट्री क्यों बने थे, फिजिक्स को बता। अभी क्या है कि ये दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रखते हैं। फ्रीक्वेंसी सेम कैसे होगा, दो अलग अलग सोर्स होगा तो फ्रीक्वेंसी सेम होना तो मुश्किल है। तो क्या करा, एक लाइट यहाँ से फ्लो कराया और यहाँ पे दोनों छोटा छोटा स्लिट्स बना दिए। इस लाइट का मतलब यहाँ पे एक स्लिट, यहाँ पे एक स्लिट है, तो दोनों यहाँ से दोनों लाइट आ गई। अभी यहाँ से मतलब डिस्टेंस बोलेंगे, ये थोड़ा ज्यादा ये थोड़ा कम, दोनों में क्या फेज डिफरेंस है, और ये दोनों एक ही सोर्स से आ रहा है, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर के मतलब क्या होगा कि एक ही जगह से दो चीज बना लो तो दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर होगा। इसी को बोलते हैं डबल स्लिट, ठीक है, डबल स्लिट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया था यंग्स ने किया था, इसको क्या बोलते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, डायग्राम एनसीईआरटी बुक में भी अच्छे से दिया, वो तो तुम लोग बना लोगे, ठीक है। तो अभी ये चीज की कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
तो दो सोर्सेस से वेव प्रोड्यूस हुआ। तो वेव्स के लिए हम लोग क्या 11th क्लास में पढ़ा था, क्या है, एक वेव्स का A1 साइन ओमेगा टी, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये इसका फ्रीक्वेंसी, और ये दोनों साइन वेव है। ओके, अच्छा, जिसे बोलते हैं ना y इक्वल टू ए साइन थीटा, है ना, ओमेगा टी, y इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो फाई क्या फेज डिफरेंस है, और ये लीडिंग है, माइनस होता तो लैगिंग होती है, और फाई प्लस मतलब लीडिंग। तो A1 A2 ये दोनों एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड डिफरेंस हो जाएंगे तो मतलब वहां पे इंटेंसिटी घट जाए। अब ये दोनों को ऐड करने क्या बोला ना, सुपरपोज हुआ, तो अब ये दोनों ऐड तभी हो सकता है। देखो A1 साइन ओमेगा टी, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसको तुमने ओपन कर दिया तो ये चीज होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। A1 साइन ओमेगा टी, A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई, A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अभी इसको ओमेगा टी कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी कॉस ओमेगा टी है, ये वाला पार्ट कॉस हो और ये वाला पार्ट साइन हो तो आराम से दोनों ऐड हो जाएंगे, फॉर्मूला में आ जाएगा। तो इस पार्ट को हमने बोला ए कॉस ओमेगा टी, नेचुरली ए क्या होगा, ये होगा एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, इसको कॉस थीटा बोल दिया, ये साइन ओमेगा टी, और इस वाले पार्ट को ये साइन थीटा बोल दिया। तब क्या होगा, ये ऐड हो जाता है, ये भी साइन वेव आ गया। तो ये दोनों को ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों का ओमेगा बराबर हो, इसका ओमेगा 1 इसका ओमेगा 2 होता तो ऐड नहीं होता। तो ये वाला भी साइन वेव है, ये भी साइन वेव है, ये भी साइन आया, इसीलिए पॉसिबल हुआ कि दोनों का ओमेगा सेम था, तभी यहाँ पे फॉर्मूला लग पाया। दैट मीन्स दोनों को कंबाइन करके साइन वेव बनाने के लिए दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर होना चाहिए। जब फ्रीक्वेंसी बराबर होता है दोनों सोर्स का, तब उसको कोवेलेंट सोर्स बोलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे ये जो हम लोग को रिजल्टेंट वेव जो हमने बना रहे थे ना, इस जगह पे ये वाला वेव हुआ, तो इस वेव की जो रिजल्टेंट ए हुआ, ए के साथ एम्पलीट्यूड जो होगा ये जो है A1 A2 से के से रिलेटेड है, वो भी चेक कर लेते हैं। तो अभी देखो हमने इसको क्या बोला था, ए कॉस थीटा। अभी दूसरा वर्ड ले लो, हाँ बेटा, अभी तुम्हारा एक डाउट हुआ कि हमने इस वाले टर्म को ए कॉस थीटा क्यों बोला और इस वाले टर्म को ए साइन थीटा क्यों बोला। अब ये दोनों को ऐड करके साइन में चेंज करना है, दैट मीन्स हम लोग का एक क्वांटिटी साइन के साथ कॉस आना चाहिए, कॉस के साथ साइन आना चाहिए, तभी ऐड होगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। अभी अनदर एक क्वांटिटी होगा कि ये जो इसके एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड ये होगा, तो इस चीज को ले लिया ए कॉस थीटा और इसको लिया ए साइन थीटा, तो क्या होगा, ये अभी इस जगह पे इस तरीका से आ जाएगा, तो ये कॉम्बाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉम्बाइन होने के लिए दोनों का ओमेगा बराबर होना चाहिए, और कॉम्बाइन होके उसके एम्पलीट्यूड आएगा ए। दैट मीन्स इस टाइप का इक्वेशन जो है जोड़ने के बाद भी हम लोग इस टाइप का इक्वेशन बनाना है, तो इसको हम लोग को ए कॉस थीटा मानना पड़ेगा और इसको ए साइन थीटा मानना पड़ेगा, तब ये सेटिस्फाई हो जाए। क्षितिज, ये बात क्लियर है। इसके बाद देखो बेटा, इसमें ए का वैल्यूज हम लोग को फाइंड करना, ए का वैल्यू क्या, अभी देखो आसान तरीका से फाइंड हो जाएगा। ए कॉस थीटा इक्वल्स टू A1 प्लस A2 कॉस फाई था, तो और दूसरा जो था हमारा ए साइन थीटा इक्वल्स टू ए साइन थीटा इक्वल्स टू क्या था, A2 साइन फाई, A2 साइन। ओके, ये चीज। तो अभी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल। ओके,
और यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू A2 साइन फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों, अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा गायब खत्म हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू A1 का स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई प्लस A2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो ये हो गया ए स्क्वायर कॉमन लिया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, यहाँ पे A2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए cos स्क्वायर फाई प्लस तो ए स्क्वायर हो गया, तो A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई प्लस A2 का स्क्वायर। तो ये इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। दैट मीन्स ए के साथ इसका जो रिलेशन है वो cos फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये cos फाई क्या होता है, इंटरफेरेंस टर्म्स होता है, इंटरफेरेंस टर्म। अभी cos फाई के वैल्यू 0 होगा, cos फाई के वैल्यू 0 हो सकते हैं, cos फाई के वैल्यू 1 हो सकता है, ओके, cos फाई के वैल्यू -1 हो सकता है। मतलब ये अभी जो हम लोग का रिजल्टेंट वैल्यूज आ रहा है, एम्पलीट्यूड आ रहा है, ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस फाई के ऊपर, cos फाई के ऊपर, है ना। अभी जब फाई जब 0 है, मतलब फाई का वैल्यू 0 बोल दिया, 0 डिग्री फेस डिफरेंस वाला 0 है, कांस्टेंट फेस डिफरेंस, तब cos फाई कितना होगा, cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है। तो a इक्वल्स टू क्या होगा, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 इंटू 1। दैट मीन्स A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसके ऊपर रूट, तो क्या होगा A1 प्लस A2 रूट। तो यहाँ पे A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A1 प्लस A2 का स्क्वायर है ना, सर ओह एक मिनट उल्टा लिख दे, एक मिनट, देखो कितना बढ़िया उल्टा लिख, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर है, तो क्या है A1 प्लस A2 आ गया। दैट मीन्स इस जगह पे दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो गया, तो इसको अच्छी वर्ड में क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अब मान लो कि इसका वैल्यू -1 होता, A1 माइनस A2 होता, तो डिस्ट्रक्टिव हो जाता, बीच में क्या होता, मतलब इंटरमीडिएट वैल्यूज आते। अभी इस जगह पे तो A इक्वल्स टू क्या हुआ, A1 प्लस A2, ये वाला कंस्ट्रक्टिव बोला जाता है।